औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनल मैनेजमेंट क्या होती है। तो पर्सनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं और इसको आप कह लें कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी है। बहुत से दोस्त ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमें बताएं क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट एक ही चीज़ है। तो उसका जवाब ये है कि ये आप कह लें 90% सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो हमारा जो एक टॉपिक है पर्सनल मैनेजमेंट के जो टूल्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल मैनेजमेंट क्या होती है, पर्सनल मैनेजमेंट क्या होती है। पर्सनल निकला है पर्सनल से, पर्सनल कहते हैं पर्सन्स को जो आपकी कंपनी में काम कर रहे होंगे, वो आपके पर्सन्स होंगे, उनको आपने मैनेज करना है, उनकी मैनेजमेंट को कहा जाता है पर्सनल मैनेजमेंट। इस पे काफ़ी बुक्स भी राइटर्स ने लिखी हुई हैं। तो हम आज सिर्फ थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन इसका क्या है, ये होती क्या है। उसके बाद फिर हम जाएंगे टूल्स की तरफ, ताकि हमें टूल्स पढ़ने में जो है ना वो मुश्किल ना आए। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। से पहले तो हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। पर्सनल मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच in management of any business enterprises। तो क्या कह रहा है कि पर्सनल मैनेजमेंट इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच इन द मैनेजमेंट ऑफ एनी बिजनेस इंटरप्राइजेस। कि किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज का मतलब कोई भी बिजनेस यूनिट है, उसकी जो मैनेजमेंट है उसमें जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। वैसे तो मैनेजमेंट अपना एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन उसमें जो पर्सनल की मैनेजमेंट का सेक्शन आ जाता है, कह लें, वो आपने आज पढ़ना है, उसको देखना है कि पर्सनल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है। इट होल्ड्स अ की टू ऑल एक्शंस एंड सक्सेसफुल मैनेजमेंट। इट इज आल्सो कंसर्न with human and social implication of change in internal organization and methods of working and of economic and social changes in the community। अब ये उसने वो हेड्स बता दिए या वो आप कह लें एस्पेक्ट्स बता लिए जिनमें पर्सनल मैनेजमेंट डील की जाती है, जिस चीज़ों को पर्सनल मैनेजमेंट डील करती है वो उसने एस्पेक्ट बता दिए। उसमें कौन कौन सी चीज़ें उसने मेन डिस्कस की। उसने कहा सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन जो पार्ट होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, उसे डील करती है पर्सनल मैनेजमेंट। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेथड्स ऑफ वर्किंग है, कि जितने भी मेथड्स ऑफ वर्किंग उस ऑर्गेनाइजेशन में एसओपीज बनाई होंगी उसको डील करेगी। उसके जो इकोनॉमिक या सोशल उसके इम्पैक्ट होंगे उन्हें डील करेगी। उसके बाद क्या कहते हैं, द मेन एम इज टू इस्टेब्लिश अ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द मेंबर्स फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू डाउन below the subordinates to have better cooperation, better focus to bring out innovative ideas, their objectives, understanding in the enterprises। कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ और जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है उसके दरमियान अच्छा कोऑर्डिनेशन कायम करना है। पर्सनल मैनेजर का या पर्सनल मैनेजमेंट वालों का ये काम होगा कि एम्प्लॉयज़ का अपनी टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ जो है ना वो अपने जो सब ऑर्डिनेट हैं और जो उसके ऊपर काम करने वाले टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है उनके दरमियान अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना। टॉप लेवल की मैनेजमेंट कौन सी होती है? जो उनके डिसीजन मेकर्स होते हैं या जो कह लें जो उनके सीनियर्स होते हैं, उनके दरमियान जो है ना अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना है। ये पर्सनल मैनेजमेंट का काम होता है। अब आपको समझ आ रही है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी ह्यूमन को ही मैनेज किया जाता है और पर्सनल मैनेजमेंट भी ह्यूमन को मैनेज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने उन ह्यूमंस को मैनेज करना है जो हमने हायर कर लिए हुए हैं। हायर करने के बाद हमने उनको ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया है, वहाँ पे इनपुट कर दिया हुआ है, उनको एक माहौल दे दिए। अब हमने उस माहौल को ऐसा बेहतर बनाना है
कि मैनेजमेंट का और उसका आपस में ताल्लुक जो है ना वो बेहतर रह सके, ताकि वो अच्छी से अच्छी हमें मैक्सिमम अपनी जो एम्प्लॉई है वो अपनी आउटपुट दे दें। तो एचआर जो है वो कह लें सिलेक्शन भी है, उसमें हायरिंग भी है, सारा कुछ है। लेकिन जो पर्सनल मैनेजमेंट है ना वो हायरिंग सिलेक्शन होने के बाद स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, पर्सनल मैनेजमेंट शुड डिजाइंड in such a way it will have the capability to respond to the changes। अब क्या कह रहा है कि पर्सनल मैनेजमेंट जो होती है वो इस तरीके से आपने डिजाइन करनी है कि अंदर स्ट्रेटजीज या पॉलिसीज ऐसी बनानी है कि जिससे क्या हो सके कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होगा उसका रिस्पॉन्ड देने के काबिल हों आपके एम्प्लॉय। आपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग ऐसी करनी है कि अगर कोई चेंजेस आ रहा है, चेंजेस को तो हम रोक नहीं सकते, कोई इकोनॉमिक चेंज आ गया या कोई सोशल चेंज आ गया, कोई पॉलिटिकल चेंज आ गया, कोई एक कंपनी जो है वो उस चेंज को रोकने के काबिल नहीं है। हाँ, अगर वो इस काबिल हो सकती है तो उस चेंज का रिस्पॉन्ड कर सकती है, उस चेंज के बदले अपने आप को वो पहले से तैयार रख सकती है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है वो काम कर रही है अपना नॉर्मल वर्किंग रूटीन में, लेकिन उसकी जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है या जो उसके पर्सनल मैनेजमेंट है उन्होंने इस चीज को प्रिडिक्ट कर लिया कि आने वाले कुछ वक्त में क्या होगा, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो चेंज होने वाली हैं किसी भी वजह से। जो सिनेरियो चल रहा है कंट्री का उसमें वो कहते हैं जी पॉलिटिकल पार्टी चेंज होने वाली है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, प्राइजेस पे फर्क पड़ेगा, इन्फ्लेशन कम होगी या ज्यादा हो सकती है, इससे प्राइजेस कम ज्यादा हो सकती हैं। उन्होंने ये चीजों की प्रोडिक्शन पहले से करके रखी हुई है। अब जैसे ही अगर कोई ऐसा सिचुएशन होती है तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को, अपने एडवर्टाइजमेंट को, अपनी सारी कंपनी की जो जो पॉलिसीज है वो वैसे डिजाइन की हुई हैं कि जो उस चेंज को रिस्पॉन्ड कर सके। मेंटेन अ गुड relationship within the organization, meet the enterprise social and legal responsibilities। कि उस चेंज के होने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ती हैं उसको मीट करने के लिए जो हमारी वर्क फोर्स है वो पहले से तैयार है। ये होता है पर्सनल मैनेजमेंट का काम। अब हम तो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू होंगे इंशाल्लाह, तो ये पर्सनल मैनेजमेंट का काम है कि जो चेंज आने वाला है या जो चेंज आएगा उसके मुताबिक हमारी जो वर्क फोर्स है वो पहले से तैयार होनी चाहिए। उसके लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो मैनेजमेंट काम करती है, वो सारा पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर आता है। अच्छा जी, आगे क्या कहता है कि पर्सनल मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग डायरेक्टिंग द एप्लीकेशंस, development and utilization of human resource in the enterprises। जो एचआर का काम होता है वो एचआर का एक वाइड काम होता है, मतलब उसमें हायरिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिटायरमेंट, ये सारा कुछ आ जाता है। लेकिन जो पर्सनल मैनेजमेंट है ना वो समझ ले उसमें से एक हेड उन्होंने चूज कर लिया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज आ गए हैं उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट बनाना कि जो उनकी नेचर के मुताबिक फिट हो, या उनकी नेचर को अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक बना लेना। अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट ऐसा बना लेना कि जो भी इंप्लॉयज आपके काम करने वाले होंगे वो बेहतर तरीके से वहां पे परफॉर्म कर सकें, उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं वो उसे यूज करके आपको मैक्सिमम क्या करें, आउटपुट दे सकें। ये पर्सोनल मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब इसके टूल्स आपके जेहन में आते रहने चाहिए साथ साथ कि क्या टूल हो सकता है कि यार आप एज अ इंटरप्रेन्योर अपने आप को देखें, आप एज अ बिजनेसमैन अपने आप को देखें कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी एक कंपनी है, आप क्या ऐसा काम करें कि आपके जो पर्सनल्स हैं, जो आपकी जो वर्क फोर्स है, उनके आपस में रिलेशंस अच्छे रहें, उनसे मैक्सिमम आउटपुट ली जा सके। जो टॉप जो एजेंट प्रिंसिपल कन्फ्लिक्ट है वो कम से कम रहे। एजेंट प्रिंसिपल कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जो मैनेजर्स हैं और जो नीचे काम करने वाले एम्प्लॉई हैं उनके दरमियान अक्सर कन्फ्लिक्ट रहता है इंटरेस्ट का। वो कुछ और तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे होते हैं टॉप मैनेजमेंट, और जो एम्प्लॉई होते हैं वो किसी और तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो है ना कंपनीज के अंदर अक्सर कन्फ्लिक्ट रहता है। तो इस कन्फ्लिक्ट को कैसे दूर करना है वो टूल्स आपके माइंड में आते रहने चाहिए साथ साथ। अगरचे हम आगे जाके भी देखेंगे
लेकिन ज़रूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट साइंस नहीं है ये कि जो उसमें किताब में लिख दिया बस वही लिखना है। इसमें आप अपनी पर्सनल राय भी दे सकते हैं। अब इसको डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट में हम देख लेते हैं क्या। इट मे बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, functions, activities designed to maximize both personal and organizational goals। पर्सनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन गोल के तो समझ आ गए, कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो हमें समझ आ रही है कि जी उनका इसका एक गोल होता है, कंपनी इसीलिए वजूद में आती है। पर्सनल गोल्स से क्या मुराद हुआ, पर्सनल गोल से क्या मुराद ये हुआ कि अगर एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनकी अपनी कुछ वांट्स हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ डिमांड्स हैं, क्या वो उनकी पूरी हो रही हैं, इनके अपने जो ज़ाती गोल हैं क्या वो अचीव हो रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाइड हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, सैलरी वाइज, पैकेज वाइज, परक्विजिट्स वाइज, या कोई और पर्क्स अगर उन्हें चाहिए तो वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें। या आपके, इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ किसी और कंपनी की तलाश में तो नहीं है कि आप उनको आपने हायर कर लिया और आप समझ रहे हैं हमने बड़ा एहसान कर लिया, क्या वो आपसे सिर्फ अपना वक्त तो नहीं निकलवा रहे हैं एम्प्लॉयज़। ये सारा काम पर्सनल मैनेजमेंट का देखना होता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी वक्त उन्हें अगर अच्छी कंपनी से ऑफर मिलेगी, थोड़ा सा भी बेहतर मिला तो क्या वहाँ भाग तो नहीं जाएंगे। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखना है कि उन्हें नज़र आ रहा हो कि हमारा यहाँ पे फ्यूचर है, हमारा जो गोल है वो यहाँ से अचीव हो जाएगा, आज नहीं तो कल हमें कुछ नज़र आ रहा है। जिस तरह मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट मुलाजिम है, वो सरकारी नौकरी लोग क्यों ढूंढते हैं, वो इसलिए ढूंढते हैं, उन्हें पता है कि एक तो मौके पे हमें सैलरी मिल रही है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर वो हमें ठीक नॉर्मल मिल रही है, इतनी ना कम है ना इतनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी को है कि ज़रूरत के मुताबिक जो इस वक्त ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट हमें एक हैंडसम अमाउंट मिलेगी कि जिससे हम जो है ना अपनी वो जो गोल्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। जैसे कईयों के गोल होते हैं जी बच्चों की शादी करनी है या कोई बिजनेस स्टैब्लिश करवा के देना है बच्चों को, तो इतनी हैंडसम अमाउंट उन्हें नज़र आ रही होती है कि जो उनके आफ्टर रिटायरमेंट उन्हें मिल जाएगी, तो इसको आप कह लें पर्सनल गोल। क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये दोनों चीजें देखी जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल भी मीट हो रहे हैं और जो पर्सनल गोल्स हैं वो भी मीट हो रहे हैं उनके या नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर इसकी कोई एग्जांपल ली जा सकती है। इट इंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट्स एंड हायर्स क्वालिफाइड, इमेजिनेटिव एंड कॉम्पिटेंट पीपल्स। अब ये काम भी जो है ना इसी के अंदर आएगा, ये एचआर वालों को बताएंगे कि हमने इस तरह के लोग हमें चाहिए, तो फिर एचआर जो है ना उस तरह की पॉलिसी वो लोगों को उस तरह लोगों को हायर करेगा। इट इन्वॉल्व्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस पॉलिसीज टू डील विद एम्प्लॉयज एंड टू रिटेन देम। एम्प्लॉयज की ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे या ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज को रखेंगे कि जो हमें बेनिफिट हो, जो बेनिफिशियल नहीं होंगे उन्हें फायर कर दिया जाएगा। अब ये पर्सनल मैनेजमेंट के ना आप कह लें कि एस्पेक्ट्स हैं, या ये पर्सनल मैनेजमेंट किन किन चीज़ों को डील करती है वो हम देख लेते हैं। जैसे पर्सनल एस्पेक्ट्स में क्या क्या आ जाता है, रिक्रूटमेंट आ जाएगी, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेजल, कंपनसेशन, प्रोडक्टिविटी। अब ये रिक्रूटमेंट क्या है ये तो आपको पता है कि जी पर्सनल मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट भी आ जाती है, सिलेक्शन भी आ जाती है इसमें। अब ये सिलेक्शन कौन सी आ रही है, ये सिलेक्शन आप ये कह लें कि आफ्टर एचआर प्रोसेस होने के बाद कि एचआर वालों ने आपको बंदे हायर करके दे दिए, अब आपने उसमें से सिलेक्शन कौन सी करनी है कि किस एरिए में, किस डिपार्टमेंट में किन लोगों को हमने इंगेज करना है, प्लेसमेंट किसकी करनी है, कहाँ से किसको चेंज करना है, ट्रांसफर पोस्टिंग किसकी करनी है, वो पर्सनल मैनेजमेंट वाले, ट्रेनिंग, अप्रेजल, वो स्पेसिफिक जॉब जहाँ पे हमने बंदों को हायर करना है वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग करनी है, वहाँ से उसको अप्रेजल देनी है। अप्रेजल का मतलब हमने उसकी उसको मोटिवेट करना है, उसको इनाम इनाम वगैरह देना है, अप्रेज करना है, उसे तारीफ करनी है पैसों की सूरत में, सर्टिफिकेट की सूरत में, वैसे, या कंपनसेशन या प्रोडक्टिविटी। ये वो चीज़ें हैं कि जो आप एक स्पेसिफिक खास हेड के लिए कह लें कि वहाँ पर आपने ये पर्सनल मैनेजमेंट करनी है। वेलफेयर क्या है, वर्किंग कंडीशंस आपने उनको अच्छी देनी है, एमेनिटीज़ देनी है आपने, एमेनिटीज़, फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स, ये सारी एक ही चीज़ में आ जाता है। मतलब अगर एसी वगैरह नहीं है तो एयर कंडीशन इन्वायरमेंट दे दें उनको, फर्नीचर फिक्सचर जो है ना वो उनके मुताबिक दे दें, सिस्टम उन्हें अच्छे हायर करके दे दें आप, ताकि आप वो ये ना कहें कि हमने जो काम करना है उसके लिए तो हमें वो हथियार ही नहीं दिए, हमें इन्वायरमेंट ही नहीं दिया हुआ ऐसा।
इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्पेक्ट्स, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस। ये यूनियन तो अब सरकारी महकमे में कईयों में है, लेकिन हमारे एफबीआर में तो यूनियन वगैरह नहीं है। डिस्प्यूट्स सेटलमेंट्स, ग्राइवेंस हैंडलिंग, डिसिप्लिन्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब ये सारे वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपीयर होते हैं, तो उनके दरमियान भी जो है ना, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट भी कम से कम हो। अब डीलिंग हम कह लें कि जी कहाँ कहाँ पर्सनल मैनेजमेंट डील करती है, वो उन्होंने हेडवेज बना दिए। जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शंस, जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शंस में भी पर्सनल मैनेजमेंट वालों का किरदार होता है कि किस तरह से कौन सा बंदा क्या काम करेगा, किसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, वो पर्सनल मैनेजमेंट वाले बनाते हैं। वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशंस, किसकी कितनी सैलरी होगी, किसकी कितनी वेजेस होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये आप कह लेंगे सारा क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट वाले देखते हैं। रिक्रूटमेंट वो पर्सनल मैनेजमेंट वाले देखेंगे। प्लेसमेंट एंड प्रमोशन ट्रांसफर्स वगैरह ये पर्सनल मैनेजमेंट वाले देखेंगे कि जो पर्सनस पर्सनस को डील कर रहे होंगे, या एचआर वाले ये देखेंगे। ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, कि किस वक्त किस एम्प्लॉय को कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, या अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, उस नई टेक्नोलॉजी के लिए हम क्या क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं। ट्रेनिंग आउटसाइड होगी, इन सोर्स होगी, हमारे अपने मैनेजमेंट वाले देंगे, या हमें बाहर से हायर करना पड़ेगा। अगर बाहर से हायर करना पड़ेगा तो कौन से लोगों को हायर करेंगे, हमें टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए, टेक्नोलॉजिकल चाहिए, या दूसरी ट्रेनिंग हमें चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पर्सनल मैनेजमेंट वाले देखेंगे। परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड रिपोर्ट्स, एसीआर, ये गवर्नमेंट के अंदर होता है। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हुआ करती हैं कि जो कि हर एम्प्लॉयज़ की बनाई जाती हैं। वो ये देखेंगे कि ये होती क्या है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। हर साल के बाद ना ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को अपनी एसीआर भेजनी होती है बोर्ड में, एफबीआर के हेड ऑफिस में, कि जो उसका सीनियर ऑफिसर जो है ना वो उसके बारे में रिमार्क्स लिखता है, कुछ लाइन में लिखता है या पॉइंट्स में लिखता है कि जी इस एम्प्लॉय का ये करेक्टर पूरे साल में रहा है, ये इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं। या अगर वो उसके बारे में नेगेटिव रिपोर्ट्स देना चाहता है तो वो नेगेटिव रिपोर्ट, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होगी वो उसका ऑफिसर, उसका जो सीनियर ऑफिसर होगा वो उसके ऊपर लिखेगा, और उसके बाद उसके जो ऊपर सीनियर होगा वो उसके ऊपर काउंटर साइन करेगा। मतलब दो ऑफिसर इसको लिखते हैं, एक जो आपसे अभी मोस्ट सीनियर है, और उसके ऊपर जो उससे सीनियर है वो क्या करेगा, आपकी एसीआरस को लिखेगा। और एसीआरस को डील करेंगे कौन, पर्सनल मैनेजमेंट वाले। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि एम्प्लॉयज़ की इस वक्त परफॉर्मेंस क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही। डिसिप्लिन वगैरह को मेंटेन करना है, टाइम वगैरह वर्किंग आवर्स देखने हैं। ट्रेड यूनियन रिलेशंस एंड वेलफेयर्स, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है उससे वेलफेयर कौन सी हो रही है माशरे के अंदर, या ऑर्गेनाइजेशन कोई वेलफेयर वाले भी काम भी कर रही है या नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें देखना किसका है, पर्सनल मैनेजमेंट। कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट जो कर रहे होते हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या पर्सनल मैनेजमेंट क्यों की जाती है, उसके मकासद क्या हैं। The objectives of personal management in any working organization are to bring development of individuals, maintain a safe and effective environmental conditions, utilize the available resources to ensure job satisfaction among workers। अब इसमें उसने बड़ी सारी बातें मिक्स कर दी, तो इसको हम मज़ीद स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तोड़ के, ताकि हमें समझ आ जाए। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, पर्सनल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, टू ब्रिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, के जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट करने से क्या मुराद, कि उनको देखना कि जिस स्किल की उन्हें कमी है वो उनमें पूरे करना, ट्रेनिंग के ज़रिए, लेक्चर्स के ज़रिए, प्रेजेंटेशंस के ज़रिए। तो ये सबसे पहले इसका काम हो गया। उसके बाद फिर मेंटेन अ सेफ एंड इफेक्टिव इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इन्वायरमेंटल कंडीशंस का मतलब कि जिस माहौल में वो काम कर रहे हैं वो माहौल ऐसा बनाना कि जो उनकी क्वालिटीज़ के मुताबिक हो। मतलब अगर एक बंदा टेक्निकल में माहिर है, मतलब टेक्नोलॉजी में माहिर है, कंप्यूटर का माहिर है, तो आपको उसको कंप्यूटर वाली फील्ड में सेट करना है।
और एक बंदा अगर दूसरी चीज़ में माहिर है तो आपने उसे उस चीज़ में उससे काम लेना है। मतलब इन्वायरमेंट कंडीशंस आपने ऐसी बनानी है कि जो उसके मुताबिक हो, या इसको अब यूँ भी कह लें कि सेफ एंड इफेक्टिव कंडीशंस बनानी है, कोई ख़तरे वाली बात ना उसमें हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी यूटिलाइजेशन करना, ह्यूमन के अलावा, ह्यूमन तो खुद एक रिसोर्स है, उसके अलावा जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करना। टू इंश्योर जॉब सेटिस्फेक्शन, एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो एम्प्लॉयज़ आपके काम कर रहे हैं क्या वो सेटिस्फाइड हैं आपसे, क्या ऑर्गेनाइजेशन से वो सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड का मतलब उन्हें सैलरी एज कंपेयर टू दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है सेम पोस्ट पे आप इतनी ही उसको सैलरी दे पे कर रहे हैं जितनी बाहर से मिल रही है। तो ये चीज़ें सारी देखना किसका है, पर्सनल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले आप इसमें कह लें जी सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव देखना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं क्या उसके सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं। फिर उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो उसके अपने ज़ाती ऑब्जेक्टिव है वो पूरे हो रहे हैं, मतलब उसकी डेवलपमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ वो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे सीख रहा है। उसके बाद इंटरप्राइज के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हो सकते हैं, या उसके बाद यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स। तो ये चारों चीज़ों को डिस्कस करना किसका काम है, पर्सनल मैनेजमेंट का काम, क्योंकि इन चारों में पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं, तो ये पर्सनल मैनेजमेंट का काम हो गया। इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव इज कंसर्न अबाउट हाउ द इंटरप्राइजेज क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, how productivity of the enterprises can be maximized, bring satisfaction to the workforce। अब ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है वो नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव वो ये देखते हैं कि क्या हमारी जो प्रोडक्टिविटी है क्या वो मैक्सिमम हो रही है, क्या हम ये तो नहीं कर रहे कि जो जितना हम इस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं कि हम उतना ही यूज़ कर रहे हैं इसके रिसोर्सेज को। ब्रिंग सेटिस्फेक्शन टू वर्कफोर्स, के हमारी वर्कफोर्स सेटिस्फाइड भी है, बजाय इसके कि हम 8 घंटे काम ले रहे हैं हम उससे 12-12 घंटे काम तो नहीं ले रहे हैं, या अगर हम 12 घंटे काम ले रहे हैं तो हम उन्हें एक्स्ट्रा टाइम का पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज का जो वेस्टेज हो रहा है उससे कम हो रहा है, उससे अवॉइड किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। एंड प्रोमोट अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर्स। हेल्दी रिलेशन मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कायम है हमारा ह्यूमन के दरमियान और जो सोशल वेलफेयर हैं उनके दरमियान। उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एक नज़र इसे भी मार लेते हैं, वो क्या होंगे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई द नीड्स ऑफ द मेंबर बाय प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी, मैक्सिमाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेंबर्स, प्रोवाइड प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट कंडीशन टू वर्कर्स। क्या हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं क्या वो हमारे सेटिस्फाइड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, उन्हें जो सैलरी दी जा रही है वो ठीक दी जा रही है, जॉब सिक्योरिटी हमने उनकी मेंटेन की हुई है, आफ्टर रिटायरमेंट भी हमने कोई उनके लिए प्लान किया हुआ है या नहीं किया हुआ। इस तरह के जो काम करने हैं वो पर्सनल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। Enterprise objective is to bring a balance between demand and supply of personnel and maintain competent workers in the enterprises। अब जो इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव होंगे, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव होंगे उसमें यही होगा कि हमने कंपिटेंट बंदे रखे हुए हैं, क्या हमने कोई ऐसा बंदा तो नहीं रखा हुआ कि जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्या हमने उसे फायर कर दिया है, या हमें कोई जहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हमने वहाँ पे बंदा हायर, ऐसा तो नहीं कि हमने हायर ना किया हो, क्या हमने प्रॉपर हायरिंग की हुई है। यूनियन ऑब्जेक्टिव डील्स विद फॉर्मुलेशन ऑफ पर्सनल पॉलिसीज इन कंसल्टेशन विद यूनियंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन विद इन द एंटरप्राइजेस। यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनियन होती है, प्राइवेट में भी होती है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर भी यूनियन होती है, और जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं इदारे उनमें भी यूनियन होती है। पंजाब में ज़्यादातर यूनियन है, तो वहाँ पे तो इतना नहीं इसको देखा जाता, तो आप इसको सिर्फ इतना याद रख लें कि यूनियन के दरमियान और कंपनी के दरमियान जो है ना वो अच्छी कम्युनिकेशन हो। तो ये एक छोटा सा आज इंट्रोडक्शन था पर्सनल मैनेजमेंट का। इसका बुक का लिंक भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वो बुक को डाउनलोड करके आप बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरी बुक पढ़ने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि उन्होंने आपको पूरी बुक का सिलेबस दिया नहीं है, आपको सिर्फ उसमें से एक टॉपिक उन्होंने चूज़ करके दे दिया था कि जी आपने टूल्स देखने हैं, पर्सनल मैनेजमेंट के टूल कौन कौन से हैं।
कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो क्या टूल्स हैं जिनके ज़रिए से आप उनको मैनेज कर सकते हैं। और मैनेज करने से मुराद, ये हमने आज जो टॉपिक सारा डिस्कस किया यही है मैनेज करने से मुराद, कि आपने उनके अंदर ऐसा इन्वायरमेंट पैदा कर देना है कि जो टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ और जो दूसरे नीचे एम्प्लॉयज़ काम करने वाले उनके दरमियान रिलेशन जो है वो अच्छा रहे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल आसानी से अचीव होता रहे। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे इसके टूल कौन कौन से हैं। तो तब तक के लिए ये अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।